दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है, जिसके तहत पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 19 व 20 का अध्ययन किया था। और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 21 व 22 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करें तो जीने के अधिकार का उल्लेख करता है, और ये प्रश्न आपको याद है और इसका उत्तर भी आपको याद है। आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है और उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन सी अधिकार, कौन सी स्वतंत्रता जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक है? ऐसे कौन कौन से व्यक्ति के पास अधिकार है जो उसको जीवन जीने के लिए आवश्यक है? इसी प्रश्न को उत्तर खोजने के लिए भारत में अगर विभिन्न केसों के माध्यम से अगर स्वतंत्रता का उल्लेख करें तो भारत में आज जीवन जीने के लिए कम से कम 60 से अधिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए उसके पास में कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, उसके पास में कौन कौन से स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर इसको मद्देनजर रखते हुए पूरे अधिकार को पढ़ें, पूरी स्वतंत्रता को पढ़ें, तो कहते हैं कि 60 से अधिक ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले बात करें कि महत्वपूर्ण ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक है, उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। आप एक मिनट अंदाज़ा लगाइए कि अपने पास ऐसे कौन कौन से अधिकार होने चाहिए जो जीने के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए सबसे पहले उसे भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसे भोजन प्राप्त करने का भी अधिकार है। सबसे पहले अगर बात करें तो भोजन का अधिकार भी उसे अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है, और ये अनुच्छेद 21 के तहत नहीं, विभिन्न केसों के माध्यम से अलग अलग अधिकार का उल्लेख किया गया है। एक व्यक्ति को जीने के लिए भोजन का अधिकार आवश्यक है, एक व्यक्ति को जीने के लिए शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार है, एक व्यक्ति को जीने के लिए शुद्ध हवा के साथ में हम कह सकते हैं अच्छी सड़क भी जरूरी है। अगर उसे कहें एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए उसे गहरी नींद की भी आवश्यकता है, और अगर उसे व्यक्ति जीवन जीता है और जीने के लिए आपके दिमाग में प्रश्न आ जाए कि साहब जीवन जीने के लिए तो एक शादी करनी भी आवश्यक है, क्या ये भी जीने के अधिकार में शामिल है? तो जीवन साथी चुनना भी एक अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति होता है उसे अपन जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि ये अधिकार सरकार प्रदान करती है कि अगर कोई जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उन्हें जीवन साथी उपलब्ध करवाएगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये जरूर है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए उसे जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को जेल में बंदी बना रखा है, 2-2, 3-3 महीने हो गए, सुनवाई भी नहीं हो रही है, वो व्यक्ति जेल में पड़ा पड़ा सोच रहा है कि मैं अगर जेल से बाहर निकलूं तो मेरा ऐसा कुछ योगदान हो जाए इस देश में जो मेरे योगदान से कुछ देश को भला हो जाए। तो ये भी कहा गया है कि व्यक्ति अगर कोर्ट में है तो उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करके उसके केस का निस्तारण किया जाए। हो सकता है उस व्यक्ति वो फ्री हो के बाहर आके कुछ देश हित में कुछ अपना काम करे, योगदान दे। आपके दिमाग में प्रश्न आ जाए कि मेरे पास खूब पैसे हैं, मेरे पास संपत्ति है और मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, तो ये आपका एक अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार में शामिल है कि आप विदेश जाने का भी आपको अधिकार प्राप्त है। आप कहोगे कि साहब मैं तो गहरी नींद में सोता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि मेरे पास में इतनी ज़्यादा शोर शराबा है कि मुझे गहरी नींद नहीं आती है, और गहरी नींद लेना एक जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया है। तो गहरी नींद लेने के लिए आपको शोर मुक्त वातावरण भी एक अधिकार के तहत प्राप्त होता है कि आप बिना शोर के वातावरण में आराम से गहरी नींद ले सकते हो। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। विभिन्न केसों के माध्यम से अलग अलग अधिकारों का प्रावधान किया गया है,
और अलग अलग अधिकारों के प्रावधान के तहत हम कुछ अधिकारों को भी लिखेंगे कि जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक है। क्या अनुच्छेद 21 में इतना ही प्रावधान है या इसके अलावा भी कुछ प्रावधान किया गया है? तो कुछ बातों को हम लिखेंगे, बाद में हम ये देखेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 21 से ऐसा प्रश्न मेरे हिसाब से अनुच्छेद 21 मूल अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 21 को अगर पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 21 एक साइड में रख दो, समस्त जो मूल अधिकार के जो अनुच्छेद है उनको एक साइड में रख दो, इतना इसमें विवरण लिखा गया है। आप पढ़ते 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 थक जाओगे। अनुच्छेद 21 में प्रावधानों का कोई कमी नहीं है, इतने प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग केस हुए, अलग अलग केसों के माध्यम से आपको एक जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो हम कुछ बातें लिखेंगे, बाद में देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बनने की संभावना है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख लेते हैं। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या चीज़ें, कि कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिल रही है। तो अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जानकारी देता है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आपको याद रखनी है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो इसमें अगर दूसरा मैं ये नाम लूँ, जीने के अधिकार का उल्लेख, जीने के अधिकार का उल्लेख। जीने के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जीने के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। अब व्यक्ति के पास में जीवन जीने के लिए कौन कौन से अधिकार होने आवश्यक है, कुछ अधिकार लिख लेते हैं। वैसे तो 60 प्लस केसों के माध्यम से 60 तो अधिकार ही है, लिखने के लिए 100 भी अधिकार लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं। कुछ लिख लेते हैं, उदाहरण के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, बाकी ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जीवन रक्षा का अधिकार पहला, ये नहीं है कि किताब में ये पहला ही लिखा हुआ है जीवन रक्षा का अधिकार। मैं 60-70 केस थे, उनके माध्यम से 10 एक उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, बाकी ऐसे पूरा लिखना संभव नहीं है। जीवन रक्षा का अधिकार, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए पहला, सबसे पहले जीवन रक्षा का अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम को बढ़ाए नंबर 2 पे लिखें तो नंबर 2 पे हम यह लिख सकते हैं कि शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, और शुद्ध पर्यावरण भाई शहरों में तो बहुत मुश्किल है, गांव में उपलब्ध जरूर हो सकती है। शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नंबर 3 पे हम लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। इसी क्रम को बढ़ाते हम यह लिख सकते हैं भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार। इसी क्रम को बढ़ा के हम यह लिख सकते हैं गहरी नींद का अधिकार। गहरी नींद का अधिकार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यह लिख सकते हैं नंबर 6 पर गहरी नींद के अधिकार के बाद में लिख सकते हैं शोर प्रदूषण से मुक्त वातावरण का अधिकार। शोर प्रदूषण से, शोर प्रदूषण से मुक्त वातावरण का अधिकार। शोर प्रदूषण का, शोर शराबे से मुक्त वातावरण का प्राप्त करने का भी हमें अधिकार है। हम ये लिख सकते हैं अवसर का अधिकार। अवसर का अधिकार। और अवसर के अधिकार, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं गरिमा के साथ जीने व मरने का अधिकार। गरिमा के साथ जीने व मरने का अधिकार। अब गरिमा के साथ जीने व मरने का अधिकार, इसका मतलब है कि आप सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हो, सम्मानपूर्वक
आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो, वो गरिमा नहीं जो आप सोच रहे हो। उस गरिमा के साथ में आपको न तो कोई जीने दे सकता है, न कोई मरने दे सकता है। तो उस गरिमा को आप याद रखना, गरिमा कौन सी है। नंबर 9 पे हम यह कह सकते हैं, नंबर 9 पे है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये हमारे कुछ अधिकार हैं जिसके माध्यम से हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 21 में उन अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न ये बनता है कि अनुच्छेद 21 में कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, कौन सी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। प्रश्न यह बन सकता है, एक बार क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल अधिकार में एक शामिल किया गया था और जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, और ये एक अधिकार के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। 21A में मतलब हुआ एक जोड़ा गया है, इसका मतलब हुआ कि किसी संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में कुछ नई चीज़ को जोड़ा गया है। अगर नई चीज़ को जोड़ा गया है तो वो कौन सी नई चीज़ को जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से अनुच्छेद 21A में ये जोड़ा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हम ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और पूछने जो शैली है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पूछा यह गया है, पहले इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका प्रावधान 19 से 22 तक मिलता है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है जिसको हम जीवन जीने के अधिकार के तहत शामिल करते हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, गहरी नींद का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्त वातावरण का अधिकार, अवसर का अधिकार, गरिमा के साथ जीने व मरने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। इसी क्रम में हम यह कहेंगे कि अनुच्छेद 21A में कुछ प्रावधान किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार इसे प्रश्न अलग अलग भाव से पूछा गया है। ये पूछा गया है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A जिसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि क्या प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 21A इसका मतलब है ए ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। क्या जोड़ा गया, जोड़ा यह गया, ये प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एक तो अनिवार्य रूप से और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी एक जीवन जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त होना बहुत अच्छी बात है। अगर उसको शिक्षा प्राप्त होगी तो उसको नई दिशा व दशा मिलेगी। तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है
कि जो 6 से जो 14 साल है, इसका मतलब है कि जो 8वीं क्लास तक अगर कोई बच्चा जिसको आप अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाते हो, तो 8वीं क्लास के बाद में वो धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेने लग जाता है, पढ़ लेता है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उसका योगदान देश के लिए बहुत एक अच्छा योगदान माना जा सकता है। तो ये जो मोटा मोटी रूप से जो कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन कौन से प्रावधान का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सी हमें जानकारियाँ मिलती है, इसको लेकर हमने चर्चा की है। अनुच्छेद जरूर थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कुछ बातें हम नहीं लिख पाए और कोशिश करके कुछ बातों को हमने लिखा है। इसी क्रम को हम देखते हुए आगे के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, और आगे का जो अनुच्छेद है वो हमारा अनुच्छेद है 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या जानकारी मिलती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन आता है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 19 से 22 तक किया गया है। तो लास्ट जो अनुच्छेद हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का वह है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या होता है, वैसे तो ये काम का अनुच्छेद है। आजकल क्या होती है कि आपको पता है कि गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। गिरफ्तारियां मतलब कि एक पुलिस को संदेह होता है किसी व्यक्ति पर, उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हो सकता है ये गिरफ्तार कल आपको भी करें या किसी अन्य भाई बंधु को भी करें। उसके पास में भी 2-3 अधिकार है। वो कौन कौन से अधिकार है? सबसे ही पहले अगर कोई आपको गिरफ्तार कर ले तो आपको 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? पहला अधिकार ये कि आपको कारण जानने का अधिकार है। कौन से कारण जानने का? हम पुलिस से पूछ सकते हैं, अरे भाई साहब हमको आपने क्यों गिरफ्तार किया है। हमारा ये अधिकार बनता है कि हम ये बात पुलिस से पूछें। पहला अधिकार हमारा ये हो गया कि हम अपना कारण जान सकते हैं कि हमें गिरफ्तार करने के पीछे आपका क्या कारण है। दूसरा, हम उसने कोई कारण बता दिया तो हमें वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सबसे पहले आजकल तो क्या होता है कि वकील को पहले फ़ोन करते हैं, अपने अधिकार को बाद में जानते हैं। लेकिन पहला तो अधिकार यह है कि हम अपने कारण को जान सकते हैं कि गिरफ्तार करने के पीछे जो कारण है उस कारण के बारे में आप ज़रा बताइए कि कारण क्या है। कारण बताने के बाद में हम वकील से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वकील से वकालत के माध्यम से हम अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तीसरे कारण की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आप उसे प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से उसको यह पता चल सके कि गिरफ्तार करने के पीछे कारण क्या है, उनकी मंशा क्या है, और आप सही समय पर आपको सही न्याय मिल सके। तो 24 घंटे के आपने एक नॉर्मल रूप से सुना होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया कि कोई बात नहीं, ये रात रखेगा, सुबह तो मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई बार क्या होते हैं कि अपने अधिकार का पता नहीं, उनको कहा कि भाई आप मुझे बताइए क्यों गिरफ्तार किया है, तो वो बताते नहीं हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सुबह तक पता चल जाएगा, वो कहीं लेके जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर किसी भी परिस्थिति में उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में आपको समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसमें एक शर्त जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है उसको कहे कि आप 24 घंटे के अंदर जोधपुर में आपकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो जो आने का जो समय है उसको 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी जो समय उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जो कहने का मतलब ये है कि अंतिम जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 22 की, ये 22 वाली स्वतंत्रता याद होनी जरूरी है। प्रश्न तो पूछे या नहीं पूछे इससे, लेकिन कभी जीवन में काम जरूर आ सकती है। लेकिन हम ये कोशिश करें और इसी सकारात्मक रवैये के साथ में पढ़ें कि पढ़े वो याद हो रहा है, पढ़े वो हम समझ रहे हैं। कोई भी अध्यापक आपको पढ़ाए, आप उस अध्यापक को ये समझो कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है, जो अध्यापक पढ़ा रहा है इसी से प्रश्न पूछा जाएगा और मैं कोशिश करके उसको हल करूँगा। प्रश्न पत्र में कभी आपकी गलती नहीं होगी, प्रश्न पत्र को आप आराम से हल कर सकते हो। लेकिन कितना भी अच्छा अध्यापक आपको पढ़ाए, आपके मन में ये है कि यार अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये जो पढ़ाएगा वो मुझे याद नहीं होगा, ये जो पढ़ाएगा वो प्रश्न पत्र में नहीं आएगा। अगर उसको पढ़ाया हुआ प्रश्न पत्र में आ भी गए तो आप उसको हल नहीं कर सकते।
इसी साथ कहा जाता है कि सकारात्मक रवैये के साथ में किसी भी अध्यापक से आप पढ़ें। हम बात करें अनुच्छेद 22 की, उसके बारे में कुछ जानकारियां लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे जो अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। जो उसको 3 जो अधिकार है, पहला अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। उसे वकील से कानूनी सहायता प्राप्त करने का नंबर 2 अधिकार। नंबर 2 पे उसे वकील से कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। उसे नंबर 2 पे 2 अधिकार है, वो ये है कि उसे वकील के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। नंबर 3 पे जो बात की जाती है वो ये है, उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसे कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह है 24 घंटे के समक्ष। ये हमारा अनुच्छेद 22 था, जिसके बारे में हमने सामान्य रूप से चर्चा की है। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 22, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे जो अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, उसे वकील की कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। ये जो 3 महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बातचीत करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो हमें जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं हम, मूल अधिकार में अगला कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। 23 में क्या क्या जानकारियाँ मिल रही है, 24 में क्या क्या जानकारी मिल रही है, प्रश्न या प्रश्न कहाँ से बन रहा है या बनने की संभावना है। तो हमारा जो अगला अधिकार हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 अलग बात बताता है, अनुच्छेद 24 अलग बात बताता है, लेकिन दोनों जो बात होगी वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के माध्यम से की जाएगी। हमें पता है कि व्यक्ति में अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण के बारे में जानकारी मिल रही है। कौन कौन से शोषण है? 3 प्रकार के। पहला शोषण है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब ये होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि वो जाके किसी व्यक्ति के खेत में काम करें, लेकिन उसको जबरदस्त अपने खेत में काम करवाना एक बलात्श्रम कहा जाता है।
एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि वो फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करे, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, वो बलात् श्रम कहलाता है। एक होता है बेगारी। बेगारी का मतलब होता है, जो प्राचीन काल में अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलती थी। बेगारी का मतलब होता है काम के बदले पैसे नहीं देना। एक गांव का एक जमींदार है, एक गांव का एक ठाकर है, गांव का एक व्यक्ति है, वो चौधरी है, उस व्यक्ति के खेत में जाके काम करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और काम के बदले पैसे मिले या नहीं मिले ये कोई ज़रूरी नहीं, और अगर पैसे नहीं मिले तो उसे बेगारी प्रथा कहा जाता था। तो बेगारी, जो बेगार करवाया जाता है, जिसके जो श्रम करवाया जाता है, जो कार्य करवाया जाता है, उसके बदले अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको बेगारी प्रथा कहा जाता है, बेगारी श्रम कहा जाता है। एक होता है मानव व्यापार। अगर किसी महिला को हम पैसों के बदले बेच देते हैं, किसी बच्चों को पैसों के बदले बेच देते हैं, तो ये एक शोषण का अधिकार माना जाता है। अगर किसी की बच्चों का, महिलाओं का, व्यक्तियों का अगर खरीद फरोख्त करते हैं तो शोषण के विरुद्ध, अधिकार के विरुद्ध शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। 23 में किया गया है 3 प्रकार के शोषण का उल्लेख, जिसको हमने अभी चर्चा की है। इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार के शोषण हैं। अनुच्छेद 24 अलग बात बतलाता है, लेकिन अनुच्छेद 23 के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसको व्यवस्थित रूप से सही तरीके से लिख लेते हैं। इसके तहत अनुच्छेद पहले 23 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके तहत 3 प्रकार के शोषण की जानकारी, 3 प्रकार के शोषण पर प्रतिबंध कह सकते हैं हम, शोषण पर प्रतिबंध, कि ये 3 प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कौन कौन सा? पहला हमने उस शोषण के बारे में बातचीत की जिसको कहते हैं बलात् प्रथा। कौन सी प्रथा? बलात् प्रथा। बलात् प्रथा में यह होता था, किसी व्यक्ति की उस काम करने की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि वो एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करे, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे अगर उस केमिकल की फैक्ट्री में काम करवाया जाता है तो वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाता है। नंबर 2 पे कौन सा आता है? नंबर 2 पे जो आता है उसे कहते हैं बेगारी। कौन सी गारी? बेगारी। बेगारी में होता है कार्य के बदले पैसे नहीं देना। काम करवा लिया, पैसे नहीं देना, इसको बेगारी कहा जाता है। नंबर 3 पे कहा जाता है, उसको कहा जाता है मानव व्यापार। मानव व्यापार होता है, ये भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो महिलाएं होती है, या हम ये कह सकते हैं बालक या व्यक्ति भी हो सकता है, उसको उसका खरीद फरोख्त नहीं करना, खरीद फरोख्त नहीं करना, ये बेगारी प्रथा में, मानव व्यापार में आता है। अनुच्छेद 23 में 3 चीज़ की जानकारी मिलती है। बलात् प्रथा, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, बेगारी, कार्य के बदले पैसे नहीं देना, मानव व्यापार, महिला बालक व्यक्तियों को खरीद फरोख्त नहीं करना। और इसके तहत अगर किसी भी काम को किया जाता है तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों काम, अगर कोई काम ये राष्ट्र हित में हो तो करवाया जा सकता है। राष्ट्र हित में आज एक कार्यक्रम चलाया गया है कि आपके गांव की सफाई करना है। एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि मैं मेरे गांव की सफाई करूं, लेकिन उससे अगर जबरन सफाई करवाई जाती है तो हम ये समझते हैं कि राष्ट्र हित में ये कार्य करवाया गया है। राष्ट्र हित में साफ सफाई के अभियान के तहत काम करवाया गया है, उसे जबरन कार्य करवाया गया है। अगर वो कोर्ट में जाए तो कोर्ट का यही आदेश होगा कि साफ सफाई से एक देश में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, देश का भविष्य सुरक्षित रहता है, देश में स्वच्छता आती है। तो साफ सफाई तो देश हित में एक अच्छा काम है, इसमें आपको कोर्ट नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद 24, इसी क्रम में अगर अनुच्छेद 24 के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 24 क्या बतलाता है, इसको भी चर्चा में अभी शामिल कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में।
अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 को पहले हम बहुत ज़्यादा रटते थे क्योंकि इससे संबंधित एक हमारे पहले किताबों में इस पाठ्यक्रम में एक पाठ जरूर लगता था। हमारे एक पाठ लगता था बाल श्रम या बाल श्रम संबंधी जानकारियाँ। उसमें ये अनुच्छेद 24 का जिक्र जरूर होता था, बार बार होता कि अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। कौन से श्रम पर? बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बालकों के कारखानों में बालकों की जो भागीदारी है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कारखाने हो, खाने हो या उद्योग हो, धंधे हो या होटल हो, मजदूरी भी। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से जो नीचे की उम्र के जो बालक है उनसे किसी भी प्रकार का कारखाना मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। ये उम्र उनके पढ़ने की उम्र है, ये उनके ज्ञान की उम्र है, ये उनके खेलने की उम्र है, ये आपके जीवन जीने की उम्र है। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है उस संबंध में बातचीत कर लेते हैं। अनुच्छेद 24 ये कहता है, अनुच्छेद 24 में लिखा गया कारखानों में बालकों के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके तहत प्रावधान ये किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार का खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। 14 साल से उम्र जो कम बालक हैं उनसे खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक में कौन कौन शामिल है? कारखानों में, उद्योगों में और खानों में या अन्य जो कार्य जिससे उसकी उम्र के विपरीत कार्य नहीं करवाया जाएगा। जो खतरनाक कार्य है जैसे कारखाने हैं, खाने हैं या अपन ये कह सकते हैं कोई उद्योग धंधे हैं, उसमें क्या होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक अच्छी तरह से काम करते हैं, उनको एक कम मजदूरी दी जाती है, उनको उद्योगों में फायदा होता है। लेकिन एक बालक का भविष्य खराब हो जाता है, उस भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इस दिशा में सबसे ज़्यादा जो अधिनियम काम कर रहा है वो काम कर रहा है बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इस अधिनियम के माध्यम से अलग अलग ये नियम व कानून बनाए गए जिसके माध्यम से बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में इसके तहत 3 प्रकार के शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक होता है बलात् प्रथा, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। एक होता है बेगारी, कार्य के बदले पैसे नहीं देना। एक होता है मानव व्यापार, महिला, बालक, व्यक्ति, बच्चों का खरीद फरोख्त नहीं करना। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। और इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य कर रहा है वो बाल श्रम अधिनियम 1986 कर रहा है। ये हमारी कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने सामान्य रूप से चर्चा की है। मैंने भी पूरी कोशिश ये की है कि आपको सही सटीक व जानकारी दूं जिससे आपका भला हो, परीक्षा में किसी प्रकार प्रश्न गलत नहीं हो। और यही मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, ये सही आपका पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विष्णु चारण। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।